हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। और टॉपिक तो आपने देख लिया होगा। आज इस टॉपिक से वैदिक काल से थर्ड क्लास चल रही है और ये घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है वही बुक चल रही है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, आप वहाँ जाके आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन चल रहा है। 31 क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में अफगानिस्तान दे रखा है, चीनी तुर्किस्तान, और ये क्वेश्चन कल भी आया था। तो कुंभा नदी इसको पहले बोलते थे, अब कुंभा और कुर्रम जैसी जो नदियां हैं वो अफगानिस्तान में है, लेकिन अब इसका नाम काबुल हो गया है। ठीक है, अब इसका नाम जो है वो काबुल है और ये है कहाँ पे, अफगानिस्तान। तो 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। तो आंसर तो आपको दे रखा होगा, इसमें दो ऑप्शन सही होंगे। जो वेदोत्तर काल था, पहले वेदोत्तर काल से पूर्व वेदों में इसका वर्णन नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं, मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन ऐसा क्वेश्चन कल आया भी था। मोक्ष शब्द का वर्णन जो है वेदोत्तर में मिलता है, वेदों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, और उपनिषदों में इसका मिलता है। मोक्ष का मोक्ष शब्द जो है उपनिषद में ये मिला है और वेदोत्तर काल में, परंतु वेदों में इसकी कहीं भी इसको नहीं, मोक्ष प्राप्ति जैसा शब्द नहीं मिला है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये भी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें 32 में ए एंड सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको रफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 33 है, धर्म और तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि धर्म का अर्थ ही यही होता है कि हम एक दूसरे के प्रति कैसा हमारा व्यक्तित्व है, कैसा हम बिहेव कर रहे हैं और कैसे कर्म कर रहे हैं। और रित का अर्थ यहाँ पे क्या है, रित का भी देखते हैं सही है या नहीं। रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो रित जो है वो हमारे नैतिक कार्य हैं उनसे संबंधित था। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ क्या है। तो रित का अर्थ क्या है, मैंने अभी बताया था। रित नैतिक, जो हमारे नैतिक विचार हैं या नैतिक जो हमें करना चाहिए, तो वो क्या होते हैं, एक तरीके से नेचुरल नियम होते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, प्राकृतिक नियम है, कृत्रिम नियम है, मानवीय नियम है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक नियम, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कुछ जो होता है वो हम अपने मन से करते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं कि यही करना है, हमारी जो पहले से संस्कृति चली आ रही है तो उसी को अपनाना है। तो ये प्राकृतिक नियम हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हो जाएगा 35 क्वेश्चन। क्या दे रखा है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है अग्नि, बृहस्पति, घोष और इंद्र। तो जो वैदिक देवताओं में पुरोहित जो मानते थे वो हम बृहस्पति को मानते थे, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट 35 36 पे अपन चलेंगे। 36 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं? लोपामुद्रा है, और बी ऑप्शन है गार्गी, और सी ऑप्शन है लीलावती, और डी ऑप्शन है सावित्री। तो इसमें क्या सही हो जाएगा 36 में ए राइट हो जाएगा। लेकिन जो ये लोपामुद्रा थी ये कौन थी? तो ये जो है लोपामुद्रा जो है ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। और इन्होंने जो है ब्रह्मवादिनी की रचना की थी, अगस्त मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है 37। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। पहले जो है निष्क शब्द जो है निष्क जो है वो एक चांदी की धातु थी, जो पहले जो स्त्रियां थी वो गले में पहनती थी आभूषण के रूप में। लेकिन बाद में इसका जो उसके वैदिक काल था, फिर वैदिक के बाद वेदोत्तर काल जो था उसमें बाद में इसको सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं 38 पे। 38 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 38 भी निष्क से ही संबंधित है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो अभी मैंने बताया था निष्क किस अंग का आभूषण था। चांदी की धातु थी, और ये पहनी कहाँ जाती थी? गले में, स्त्रियां पहनती थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, गले में पहनी जाती थी। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। अब प्राचीन भारत में किसके रूप में? निशाका और निष्क दोनों एक ही हैं, एक ही धातु के बने होते थे। तो ये चांदी के सिक्के थे। निशाका जो है, निष्क में आपका सिक्का और गले की जो आभूषण है दोनों आ जाएगा, लेकिन निशाका जो है वो चांदी के सिक्के थे। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है 40। बोगच कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? क्यों महत्वपूर्ण है बोगच कोई? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। फिर बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो बोगच कोई ग्रंथ है इसमें जो वैदिक देवी देवता हैं उनका जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? क्यों देता है? क्योंकि इसमें जो बोगच कोई ग्रंथ है इसमें भी देखिए बोगच कोई ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन बताया गया है, क्योंकि बोगच कोई ग्रंथ में कहीं कहीं वैदिक देवताओं और देवियों का वर्णन मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है जो ईरान से
जो है भारत में आर्यों के आने की सूचना इसी ग्रंथ से मिलती है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इसको कर दें। क्वेश्चन 42 क्वेश्चन है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। फिर से वही क्वेश्चन है और ये कई बार आया है। बी ऑप्शन जो है बोगच को ही सही हो जाएगा, तो ये तो देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? शंकराचार्य हैं, एनी बेसेंट हैं, विवेकानंद हैं और बाल गंगाधर तिलक। तो जो आर्यों के बारे में लिखा था वो लिखा था डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 44 क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? एक मिनट पहले इरेजर से रफ कर दें। ऑप्शन दे रखा है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पंचवीस ब्राह्मण। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आयोग से रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो इसमें 4 ऑप्शन है इसमें कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण तीनों में पुरुष मेध शब्द का उल्लेख हुआ है। लेकिन कुछ जो महापुरुष हैं कुछ का लेकिन ज़्यादातर जो बुक्स हैं उनमें यही है कि कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण तीनों में इसका वर्णन है। लेकिन कुछ में जो है कुछ में ये बोला गया है कि शतपथ ब्राह्मण में ही इसका वर्णन है। सी ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग है। लेकिन आयोग के अनुसार ये क्वेश्चन जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि अधिकतर बुकों में तीनों में इसका वर्णन देखा गया है। फिर नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है। 45 में शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन क्या क्या हैं? ऋषि भारद्वाज हैं, ऋषि वशिष्ठ हैं और ऋषि विश्वामित्र हैं और ऋषि गौतम राहुगढ़ है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम दीपिका वर्मा एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।